हो हो आमुआ के क्या बात है जी, डाली। बड़ा गाना गा रहे हो? कोई लॉटरी लगी है क्या? क्या लॉटरी लगेगी तब ये गाएंगे? खुश है तो गा रहे हैं। तो ऐसे क्या करते हैं? अरे बड़का काम कर लिए, हम तो बड़का काम कर लिए। पेट पूजा, हाँ खा लिए। तो तू कहाँ घूम रही हो? अरे हम ना गए हुए थे स्कूल में, पेरेंट्स की वहाँ मीटिंग चल रही थी। हाँ। कोई नई शिक्षा नीति के बारे में बता रहे थे, कुछ तो समझ में आया नहीं। लेकिन हमको ये लग रहा है कि अब पुराना में कोई फायदा नहीं हुआ, जो फिर से नई शिक्षा नीति आई है। देखो, समय समय पर कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है सुधार की, इसीलिए तो लाया गया ना। वैसे फायदा है तब ये तो आया ना। अच्छा, क्या क्या फायदा है, गिनाइए तो क्या क्या है? फायदा क्या है? देखो, फायदा क्या है उसे हम ज़्यादा तो ना बता सकते हैं। उसके लिए एक विशेष ज्ञाता से मिलना होगा। अच्छा, वो डॉक्टर सारिका हैं शिक्षा विभाग के, वह ज़्यादा कुछ बताएंगे। तो वो कौन है, आप उनको जानते हैं? अरे अभी आए हुए हैं ना गांव के बगीचा में। अच्छा, हाँ, तो वहीं आई हुई हैं, तो कहोगी तो मुलाकात हो सकती है। अरे हाँ, ऐसा क्यों नहीं, आप करिए ना ऐसा, जो उनको बुला करके लाइए ना, तो हम भी जानकारी ले लेंगे। बुला के नहीं लाएंगे, चलना पड़ेगा। अच्छा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, वहीं है, मिल सकती हो। तो आप ऐसा करिए, उनको ले करके गार्डन में आइए, हम आते हैं। गार्डन में हैं? ठीक। तुम जा किधर रही हो? हम जा रहे हैं, थोड़ा घर बंद करके आते हैं। तो ठीक है, जल्दी जाओ। हम उधर से जो है हम भी जाते हैं, वहाँ रुक करते हैं और आ जाना बगीचा में। ठीक है। हम चलते हैं, आप लेकिन इनको बैठे रहिएगा, थोड़ी हम जल्द जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। ठीक है। क्या है ना कि नयना है, उसके भतीजा को कहीं एडमिशन दिलाना है। अब वो कह रही थी कि वो स्कूल में गई तो वो नई शिक्षा नीति के तहत कुछ वो जान नहीं करके एकदम बोल रही थी हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या आप आए हुए हैं, संजोग से जो है उसको सारी बातें बता दी जाए, जानकारी हमको भी मिल जाएगी। वो आ ही रही होगी, है ना। देखिए नैना आई जी है। नमस्कार मैम। नैना यही शिक्षा विभाग की हैं। अच्छा। डॉक्टर सारिका है ना, जो नई शिक्षा नीति के बारे में जो सब था मन में प्रश्न है ना, तो हम लोग इनसे जान लेते हैं, है ना। तो मैम थोड़ा सा ये जो बता रही थी कि स्कूल में कहीं नई शिक्षा नीति हाँ, जब के बारे स्कूल में। के मीटिंग में गए थे ना, बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल में मीटिंग में आए हुए थे, तो बोले नई शिक्षा नीति जो है बच्चों के लिए क्या मतलब है, बता तो रहे थे लेकिन कुछ समझ में आई नहीं। तो मैम इसके बारे में आपसे विशेष जानकारी चाहेंगे, जो नई शिक्षा नीति मतलब शिक्षा नीति जो है बच्चों के लिए क्या मायने रखती है? देखिए और ये है क्या? शिक्षा नीति की बात अगर करें तो उसमें बच्चों के लिए ही ये पूरा प्रावधान बनाया गया है। जी। और किसी भी देश खंड काल में अगर देखें तो हमेशा ही एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, उसके तहत शिक्षा दी जाती है। नई शिक्षा नीति इसके पहले भी सुनने में आई होगी बात, वो समय था 1986। अच्छा। जब 1986 में भी एक बार आया था कि नई शिक्षा नीति के तहत हमको कई सारी एक्टिविटीज़ करनी है, वो मैंडेटरी हुआ करता है। मैंडेटरी इन द सेंस कि वो आपको हर हाल में पूरा करना ही करना है। अभी नई शिक्षा नीति 2020 की बात अब जानना चाह रहे हैं, जी, तो बिल्कुल। उसमें कई सारे ऐसे प्रावधान आए हैं जो अभी समय बदलते परिवेश के साथ, समय के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक था। अगर शिक्षा को लेकर के चलते हैं हम, तो सबसे पहली बात जो होगी वो है बच्चों की, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में ही जब बच्चा बहुत छोटा होता है, माँ के गोद में होता है, तब से वो सीखना शुरू कर देता है। और सीखता कैसे है? अपने आसपास में, अभिभावकों से, अपने दोस्तों से। तो ये पूरा सराउंडिंग्स जो है उसको एजुकेट करता है। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें तो हम अपने परिस्थिति को और समाज को अलग नहीं कर सकते। तो बच्चे के लिए जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उसके पूरे सिस्टम को कैरी ऑन करते हुए लेकर के चला गया है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि वो एज ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो बात करें क्लास 1 की, कक्षा 1 में बच्चे का जब नामांकन होता है तब से हम काउंटिंग शुरू करते हैं कि अभी क्लास 1 में है, 2, 3, 4 और फिर वो +2 तक में बेसिक जो एजुकेशन की बात करते हैं वो +2 तक इतना माना जाता है कि एटलीस्ट उसकी शिक्षा इंटर तक की होनी चाहिए।
तो हम ऐसी स्थिति में, जबकि आज नई शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी जो विशेषता है उसको एक बार हम लोग आपस में शेयर कर लें, इससे जान लें। पहले हम एक मिनट एक चीज़ जानना चाहेंगे। जी। जैसे प्रत्येक शिक्षा नीति के तहत आपने कहा कि कक्षा 1 से लेकर के उच्चतर कक्षा तक की व्यवस्था की गई है। जी। तो आजकल एक बहुत आवश्यक चीज़ें होती है जो आपने कही कि माँ-बाप के साथ बैठ कर के बच्चा कुछ देखता है, सुनता है और उसे बताया जाता है। इस तरीके से बच्चे सीखते हैं, है ना? जी। या हम पढ़ाते हैं। तो क्या बच्चे को प्री स्कूलिंग यानी कि स्कूल जाने से पहले तक के लिए भी कोई प्रावधान इसमें रखा गया है या नहीं? थोड़ा उसके बारे में भी हमको चर्चा करें। जी, बिल्कुल। बहुत सही प्रश्न है ये, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यही है कि हम प्री स्कूलिंग स्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जी। विद्यालय में नामांकन से पहले बच्चा घर में जब होता है, तब भी वो सीखने की तैयारी शुरू कर देता है। तैयारी शुरू हो जाती है उसके वो बिल्कुल सिस्टम में आने के लिए, एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए। तो ये माइंडसेट है। दूसरी बात कि उस अवधि को, जैसे 3 साल के बाद से बच्चे में देखेंगे जो डेवलपमेंट है, वो बहुत तरीके से हो रहा होता है और 85% बौद्धिक विकास बच्चे में 14 साल तक में हो जाता है। तो हम इस समय का, महत्वपूर्ण समय का इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं कि इसमें बाल बारी बच्चों के लिए एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें स्कूल में नामांकन से पहले उसके लिए और क्या कुछ तैयारियां की जा सकती हैं। इसमें जिम्मेदारी परिवार की है, अभिभावकों की है, साथ साथ समाज की भी है, क्योंकि बिना जागरूकता के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के उस काल को, जिसमें वो घर में है, बच्चों के साथ खेल रहा है, अपने अभिभावक के साथ है, लेकिन वैसी परिस्थिति में जब बच्चा अपने घर में ही है, कहीं फॉर्मल एजुकेशन के लिए नहीं जा रहा है, उस वक्त उस घर में पृष्ठभूमि वो तैयार हो जाती है। और हर एक परिवार की परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि उसके लिए हम एक सराउंडिंग्स तैयार करें जिसमें वो मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि आने वाले समय में उसको बिल्कुल जाना है एक फॉर्मल एजुकेशन में। तो फॉर्मल एजुकेशन के पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए उसको ट्रेंड करना, उसको सिखाना, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। और साथ ही साथ हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं जिसमें कि बच्चा फ्लोलेस कुछ सीख सकता है, कुछ कर सकता है, और ये जानकारी उसको उसी अवधि में दी जानी है जबकि उसका नामांकन नहीं हुआ होता है। ये 3 से 6 वर्ष के बीच का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बाल बारी के रूप में इसको देखा जा रहा है कि हम प्री स्कूलिंग स्टेज की बात कर रहे हैं कि हम पहले ही स्कूल में नामांकन से पहले इसको और क्या कुछ सिखा दें, किस तरीके से इसका माइंडसेट में चेंजेस लाएंगे। और जो तैयारी है वो सिर्फ बच्चे की नहीं होती है, पूरे परिवार की होती है। पूरी जिम्मेदारी के साथ पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों में इस तरीके का विकास करें, इस तरीके का जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें, जिससे कि मानसिक रूप से बच्चा तैयार हो सके कि उसको कक्षा 1 में जाने के बाद क्या कुछ करना है, क्या सीखना है। और सीखने के पूर्व की तैयारी वो पहले कर चुका होगा, तभी शायद वहाँ जा कर के वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। मतलब बच्चे को ऐसा माहौल में रखना चाहिए जिससे उसके माइंड क्रिकेट हो, मतलब माइंड में हर चीज़ सवाल सब घुसे और चारों तरफ से। क्या हम उससे पहले उसको, जैसे बच्चे टीचर के पास पढ़ाते हैं तो वो अक्सर देखते हैं इसमें टीचर के पास पढ़ने नहीं जाते, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए हम एडमिशन भी कराने जाते हैं तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं नहीं करते हैं। करता, बिल्कुल। तो इसके लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? पहले तो बच्चे में एक मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो काम करना शुरू कर देगा। जी। जब आप उसको तरीके से मोटिवेट करते हैं कि उसको क्या करना है। आप कुछ काम करते हैं तो वहाँ पर रिवार्ड का फॉर्म एक चला आता है, जहाँ पे इसको कहते हैं शाबाशी। जी बिल्कुल। तो शाबाशी अगर मिलती है तो बच्चा मोटिवेट होता है, अब उत्साहित होता है, और उसको लगता है कि जब कुछ हम अच्छा काम करेंगे तो हम साथ में जो भी लोग रह रहे हैं, जितने बड़े लोग हैं, अभिभावक हैं, वो सभी इस चीज़ को प्रमोट करेंगे और हमको सम्मान भी मिलेगा साथ ही साथ। और अपने अच्छे एक्टिविटी के लिए बच्चा जब सम्मानित होता है और उसको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तब उसमें मोटिवेशनल फैक्टर काम करने लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी घर में अगर 3 साल 4 साल का बच्चा है, तो उसको आप बताते हैं कि आने वाले समय में उसका किसी खास स्कूल में नामांकन करवाना है, तो उसके विद्यालय का नाम, उसको वहाँ कितने बजे जाना है, वहाँ जाकर किन किन एक्टिविटीज़ को करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप शेयर करते हैं। पढ़ने से होगा क्या, तब वो अपना नाम लिख पाएगा। कुछ चीज़ों को देख करके, जैसे बड़ों की एक्टिंग करते हैं बच्चे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ने की एक्टिंग करता है। डायरी लेकिन बनाते हैं तो इससे बिल्कुल, भी करना हाँ, जो होता भी है। जी। एक्टिविटी है वो बच्चा देखता है, बड़ों से सीखता है। अनुकरण कहते हैं उसको, वाच ये तो करते हैं। करता है। तो ये अनुकरण की प्रवृत्ति बच्चे में बाय बर्थ होती है, इनबिल्ट क्वालिटी है। अब उन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल पेरेंट्स जितने अवेयर होंगे
और हम अपने सराउंडिंग्स में जिस तरीके का परिवर्तन लाएंगे, बच्चे की वो क्षमता और उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल उसी तरह प्रवृत्त होगी जिस तरफ हम ले जाना चाहते हैं। जैसे आपने अभी पूछा कि वो स्कूल बच्चा जाना नहीं चाहता या हाँ, फिर कुछ बिल्कुल सिखाते हैं तो वो सीखना नहीं नहीं चाहता। चाहता है। तो ऑल ऑफ सडन आप किसी को भी कुछ अगर सिखाना चाहें तो बहुत कम चांस है कि वो उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके इम्पोर्टेंस को उसके लाइफ के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके और डे टू डे लाइफ में उसको उन चीज़ों को शेयर करना, दिखाना। जब हम उसको दिखाते हैं, कई बार देखने को मिलता है कि जिस फैमिली में संगीत है या फिर किसी के घर में पेंटिंग चित्रकारी करते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स में वही देखा है, अपने आसपास उन्हीं चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, तो उस एक्टिविटी को ही वो अडॉप्ट करेगा। उसके पास और कुछ सराउंडिंग्स में है नहीं जिसको वो देखता है, सुनता है। हम देखते सुनते हैं तभी किसी चीज़ को सीखते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत तरीके से तैयार करना, और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हम प्री स्कूलिंग स्टेज की बात करते हैं, जहाँ पर कि उनकी तैयारी घर में ही पूरी की जा रही है। उसके बाद हम उनको फॉर्मल एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं। क्लास 1 में अगर उनका नामांकन भी होता है, एडमिशन होता है, तो उसके पहले की जानकारी उनको दे दी जाती है ताकि बच्चा वहाँ जा कर के परेशान ना हो, और जो भी कुछ चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसको बेहतर ढंग से समझ सके, सुन सके, और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर सके। अच्छा, एक बहुत अहम बातें यहाँ आ रही है जी कि आपने जैसा बताया कि शिक्षा नीति पहले भी थी, है ना, 1986 के आसपास। जी, दूसरी शिक्षा नीति इधर 20 2020 में में आई। लाया गया। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि नई शिक्षा नीति की ज़रूरत पड़ी? पहले वाले में इसमें क्या आप अंतर देखती हैं या क्या आवश्यकता देख पा रही हैं? तो इसके बारे में विस्तार से बताएं। समय के साथ परिस्थिति बदलती चली जा रही है। आज आईसीटी का ये एज है जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, एक फैमिली मेम्बर की तरह वो एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कि सारे सिस्टम में भी बहुत सारे बदलाव ऐसे आए हैं। अब ब्लेंडेड लर्निंग आ चुका है। पहले गुरुकुल हुआ करता था, उसके बाद अगर कहें तो वो फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल्स अवेलेबल थे जहाँ बच्चे जाते थे, और उनकी उम्र नॉर्मली 6 साल होती थी तब वो कक्षा 1 में उनका नामांकन करवाया जाता था। लेकिन आज के डेट में चीज़ें बदल चुकी हैं। अब प्रेप की बात करते हैं हम, प्री स्कूलिंग स्टेज की बात करते हैं। तो नई शिक्षा नीति के तहत वहाँ पर कई चीज़ों को अलग अलग खंडित करके देखा जा रहा है। जैसे 3 से 8 वर्ष, 8 से 11, 11 से 14, और 14 से 18 वर्ष। तो हम ये अलग अलग पार्ट में देख रहे हैं, अलग अलग उम्र के पड़ाव पे उसके हर एक जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं या फिर उनके सिस्टम को समझने की बात अगर करें, तो इसको बहुत तरीके से बाइफरकेट करके समझने की कोशिश की गई है। और बच्चों के लर्निंग एबिलिटी को किस तरीके से प्रमोट किया जा सके, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि परिवार, समाज और वो शिक्षण शास्त्र के तहत शिक्षण व्यवस्था को तरीके से मॉडिफाई करके उनके सामने उनके लिए एक हैप्पीनेस का इंस्ट्रूमेंट तैयार करने की कोशिश की गई है नई शिक्षा नीति 2020 में, ना कि उनको फोर्सफुली एजुकेट करने की कोशिश की जा तो रही है। इसमें तो सिर्फ बच्चे को ही दिया जाता है कि कितने साल के बच्चे तो को ये नई शिक्षा ना तो शिक्षा नीति जो है वो लागू होती है? नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो शिक्षा नीति जब भी होगी तो वो पूरा क्लास 1 से लेकर के पूरा हायर एजुकेशन तक का प्रावधान है। ऐसा जी। कुछ नहीं है कि सिर्फ 6 से 14 वर्ष के लिए है या 20 वर्ष के लिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पूरे शिक्षण और शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, जिसके अलग अलग प्रावधान हैं। हर एक उम्र के पड़ाव पे बच्चों की आवश्यकता अलग होती है। उनके आवश्यकता और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम एजुकेट कैसे करें, हाउ टू एजुकेट। तो जी। एजुकेशन सिस्टम जितना इंटरेस्टिंग होगा, बच्चे के माइंडसेट के अकॉर्डिंगली जितना बढ़िया उसका कोऑर्डिनेशन होगा, बच्चा उतना ही इंटरेस्ट के साथ उसको सीख सकेगा। अगर किसी बच्चे में आर्ट्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, रुझान नहीं है, तो आप फोर्सफुल इसको नहीं पढ़ा सकते हैं। या फिर किसी में अगर लिटरेचर या फिर साइंस, खास करके मैथ्स, तो मैथ्स में वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हमारी नई शिक्षा नीति का भी यही उद्देश्य है। इसमें देखा गया है कि सबसे जो प्राथमिकता के साथ है कि बच्चों में अंक की शिक्षा, गणितीय गणितीय अवधारणा उसमें बहुत तरीके से विकसित करने की कोशिश की जा रही है। स्कूलिंग स्टेज से वो प्राइमरी लेवल पर ही जब बच्चा है तो उसको अंक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, शिक्षकों को और अभिभावकों को भी साथ साथ, क्योंकि उसके ज्ञान के बगैर वो कुछ आगे काम नहीं कर सकता है। आप जब भी कोई काम करते हैं तो देखते हैं क्या कि हम काउंटिंग आनी ही आनी है,
हिसाब किताब करना ही करना है। तो जब तक आप जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर पाते हैं, आप काउंटिंग नहीं कर पाते हैं 1 to 100 का उसको नॉलेज जब तक नहीं होगा, तब तक वो किसी भी चीज़ को बहुत तरीके से वो ना मैनिपुलेट कर पाएगा, ना कैलकुलेट कर पाएगा, और किसी चीज़ को भी बहुत तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मैम अच्छा, ये जब मैं जानना चाहती हूँ, जो बच्चे को नई शिक्षा नीति जो आई हुई है 2020 में, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसका बेसिक उद्देश्य है समानता, कि हम अच्छा। अपने समावेशी शिक्षा के तहत देखा जा रहा है कि अलग अलग समुदाय में, क्षेत्र में, खास करके पूरे भारत की अगर बात करें तो विभिन्नता में एकता हमारी खासियत है। और विभिन्न क्षेत्र में अगर देखें तो हर एक राज्य और जिला की स्थिति कुछ अलग है। वो भौगोलिक स्थिति हो सकती है, आर्थिक स्थिति भी हो सकती है। तो कई स्तर पे हम देख रहे हैं उसमें फिर विशेष रूप से अगर कहें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का भी बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, कि जिनकी क्षमता अगर नहीं कम है, है, कम कम है, शारीरिक रूप से अगर वो चैलेंज बच्चा है, तो वैसे स्थिति में हम उनके लिए ऐसे प्रावधान भी रखे सारे विद्यालय में। ये मैंडेटरी है, बिल्कुल आवश्यक रूप से उनके योग्य शिक्षा व्यवस्था की जानी है, ताकि उनकी पहुंच वहां तक बन सके। तो समग्र शिक्षा वहां पर है। और इस शिक्षण पद्धति को अगर देखें तो वो हर एक स्तर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं और उच्चतर स्तर पे छोड़ दे रहे हैं या माध्यमिक स्तर पे छोड़ दे रहे हैं। तो ये खासियत बहुत तरीके से इनबिल्ट है इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में। तो मैम इसी पर हम ये जानना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा अभी अच्छी बात बताई, जो जहाँ दूर दराज में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हैं, स्कूल भी 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आसपास है, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो उसको क्या नई शिक्षा नीति के तहत कोई भी लाभ मिलेगा, या फिर क्या वो स्टेप से इसका कोई योजना है जिससे बच्चों की आगे बढ़ने में सुविधा हो? इसके तहत जैसे विद्यालयों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। जी। शिक्षकों के लिए भी सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट के तहत जी। उनमें भी बहुत सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं। आपने बाल बारी को जैसे हमने आपके साथ शेयर किया कि आपने सुना भी होगा जी। कि बाल बारी की व्यवस्था अब की जा रही है। जो आंगनबाड़ी में महिलाएं पढ़ा रही थी पहले से, जो शिक्षण प्रशिक्षण का काम कर रही थी, तो उन लोगों को भी 6 महीने का एक कोर्स, ब्रिज कोर्स करवाया जाना है इस प्रावधान इसके तहत। और इसमें इसका एक प्रावधान है बहुत तरीके से। और जो बच्चे स्कूल से ज़्यादा दूर रहते हैं, आपका प्रश्न था क्या कि जो बच्चे अपने स्कूल से दूर दूर रहते हैं, हैं, उनके घर के आसपास नहीं है, कुछ नहीं है, तो और वैसे 8 में, साल तक बच्चे एडमिशन भी नहीं लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो जहाँ चाह वहाँ राह। अगर बच्चा मोटिवेटेड है, पेरेंट्स के पास ये जागरूकता है कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वैसी परिस्थिति में हम उन बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि वो आप कहीं भी, वो जहाँ भी है उसके नियरेस्ट जो भी विद्यालय है वहाँ तक वो अपनी पहुँच बनाए। और सरकार के तरफ से भी इस योजना में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो हर एक ज़िले में और हर एक ब्लॉक में मैंडेटरी है कि वहाँ पर विद्यालय होना ही होना है। तो बच्चों के साथ अब ये परेशानी नहीं होने वाली कि हमारे पास घर के आसपास विद्यालय नहीं है या फिर हमारी पहुँच नहीं बन पा रही है। व्यवस्थाएं ऐसी की जा रही हैं जिससे कि हर एक बच्चे की पहुँच वहाँ तक हो सकती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या आती है ड्रॉप आउट्स की, कि अगर स्कूल से घर की दूरी ज़्यादा है तो बच्चे आने जाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो कैसे जाए? तो कैसे जाएं, एक तो ये व्यवस्था है। बिल्कुल। दूसरी बात कि आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है तो वैसी परिस्थिति में बच्चों को घर की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना पड़ता है। जी। अभिभावक का जो व्यवसाय है उसमें उनकी मदद संलिप्तता करना। होती है। तो वैसी परिस्थिति में भी अगर देखें तो हम इन शिक्षण व्यवस्था के तहत हम उन तक पहुंच बना रहे हैं जिससे कि वो बच्चे में ड्रॉप आउट्स की प्रवृत्ति ना हो। बच्चे की पहुंच तो बन गई, नामांकन तो हो गया, लेकिन उनकी निरंतरता होनी चाहिए कि स्कूल वो नहीं नामांकन, जा पा हाँ। रहे हैं नामांकन तो होने दो से। बातें अहम हैं, चूँकि बहुत विस्तार से हम लोग बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, नई शिक्षा नीति 2020 की रूपरेखा पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए, क्या रूपरेखा है उसकी? अलग अलग प्रावधान हैं इसके। अगर प्राथमिक स्तर पे बात करें तो इसमें 3 से 8 वर्ष, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 वर्ष। तो हम हर एक अवधि में अगर 3 से 8 वर्ष की बात करें तो इस 5 वर्षों के बीच जो भी एक्टिविटी की जानी है उसके लिए अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स हैं,
टीचर्स की भी ट्रेनिंग अलग तरीके से की जा रही है कि हम 5 वर्ष की अवधि में क्या कुछ उनको सिखाने वाले हैं, उनको पर्यावरण से संबंधित। अच्छा, यहाँ शिक्षा बिना बोझ के अगर कहें तो इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है कि मनोरंजन के साथ शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो हम हर एक स्टेज में बात कर रहे हैं। हम 3 से 8 वर्ष की अगर बात करें तो प्राथमिकता हम 3 से 8 वर्ष को इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि यही वो सही समय है जब बच्चे में पढ़ने और समझने की क्षमता तरीके से विकसित की जा सकती है। और वो अगर इस समय का इस्तेमाल हम बहुत तरीके से कर लेते हैं तो बच्चे में एक पढ़ने की क्षमता और एक रुचि जो है वो डेवलप हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर हायर एजुकेशन तक पहुंचाना, या फिर बच्चे में खास करके विषय विशेष के प्रति उसका क्या इंटरेस्ट है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं 14 वर्ष से पहले। तो हम अलग अलग स्तर पे देख रहे हैं, वो प्राथमिक हो, उच्चतर स्तर पे हो, माध्यमिक स्तर पे है, तो हम हर एक स्तर पे अलग ढंग से उसके लिए प्रावधान रखे हैं। उनकी ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल्स के अरेंजमेंट्स की भी बात करें। बातें तो काफ़ी रोचक है और बहुत कुछ जानने का दिल कर रहा है, क्योंकि उसमें शैक्षणिक विकास की भी बातें थी। जी। और चूँकि अभी क्या है, हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, कि शैक्षणिक विकास की भी बातें आई है शिक्षा नीति में, कैसे हम विकास करें। इसके तहत क्या आप हमारे प्यारे ग्रामीण भाई बहन के श्रोता बंधु, दर्शक बंधु जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या जानकारी संदेश देना देना चाहेंगे। चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी के लिए एक ऐसा प्रावधान तैयार किया गया है जो हर किसी की समझ और पहुंच वहां तक हो सके। निरंतरता बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपके लिए जो भी प्रावधान बनाए गए हैं आपकी आवश्यकता और उपयोगिता को देखते हुए बनाए गए हैं। तो ऐसे ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों के प्रति अपने अंदर जागरूकता लाएं, और जो भी प्रावधान आपके लिए बनाए गए हैं उसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकें, बच्चों की पहुंच वहां तक बनाएं और पढ़ने और पढ़ाने की प्रवृत्ति अपने आप में उत्पन्न करें। तभी कुछ समाज में बदलाव आ सकता है और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। बगैर शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते भी हैं कि शिक्षा जो है वो एक तरीके से हमें ज्ञान ज़रूर देती है, लेकिन अभिभावकों की जिम्मेदारी, बौद्धिक विकास अभिभावकों के साथ होती है और ज्ञान का विकास विद्यालय में होता है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है कि टुगेदरनेस के साथ हम साथ साथ आगे बढ़ें और एक दूसरे को कोऑपरेट करें। तो दर्शकों, मैम आई इतनी अच्छी जानकारी दी नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को क्या क्या प्रावधान है, इस चीज़ के बारे में हमें तो जानकारी मिली ही मिली। उम्मीद करते हैं आपको भी जानकारी मिले ही होंगे। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गौ घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फेजर रोड, पटना 8,01,। और हमारी ईमेल ID है directordk.patna@gmail.com। और सुधी दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी टीम को दीजिए फिलहाल इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में किसी खास विषय के साथ, और इस लोकगीत का तब तक आनंद लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। चुनर लहराएल, चुनर लहराएल, अरे गोरी के धानी हो, गोरी के धानी, चुनर लहराएल, गोरी के धानी, चुनर लहराएल, गोरी के धानी, चुनर लहराएल, गोरी के धानी। उड़त चुनरिया में चमके बदनिया, उड़त चुनरिया में चमके बदनिया, रस भरी रगिया में गावे संवरिया, रस भरी रगिया में गावे संवरिया। और मन के अमरैया में फूलवा फूला
लगावे प्रीतिया रही रही की जरे अधीरतिया चिहुकी जिया जरे अधीरतिया चैती महीनवा में जियरा घबराए लगोरी के धाम अरे चैती महीनवा में जिया घबराए लगोरी के धानी सुनरा लहराए लगोरी के धानी सुनरा लहराए लगोरी के धानी बसंती के रंगवा में चमके बदनिया बसंती के रंगवा में चमके चुनरिया पिया बिना सुन लागे हमारी से जरिया पिया बिना सुन लागे हमारी से जरिया